हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है थर्ड पार्ट क्लास 8th हिस्ट्री के 8 चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द मार्च टू दांडी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दांडी मार्च से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन। पूर्ण स्वराज अपने आप से आने वाला नहीं है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें खुद से नहीं मिलेगी। इट हैड टू बी फॉट फॉर। उसके लिए फाइट करना होगा, लड़ना होगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही वुड लीड अ मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया वो एक मार्च करेंगे सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अभी सॉल्ट लॉ में क्या था? द स्टेट हैड अ मोनोपली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। मोनोपली का मतलब है एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई दूसरा पर्सन एंटर ना कर सके, कोई काम जिसको करने का राइट सिर्फ आपके पास हो। तो उस टाइम पर सिर्फ सरकार ही सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती थी, बना सकती थी और सेल कर सकती थी। सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, ये स्टेट की मोनोपली थी। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद अदर नेशनलिस्ट रीजन दैट इट वॉज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट इज सच एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड। महात्मा गांधी और दूसरे नेशनलिस्ट का मानना था कि सॉल्ट को, नमक को टैक्स करना सिंफुल है, ये एक पाप है, क्योंकि ये हमारे फूड का बहुत ही एसेंशियल, बहुत ज़रूरी आइटम है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू अ स्पेसिफिक ग्रीवांस शेयर्ड बाय एवरीबडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड द पुअर। रिच, अमीर हो या गरीब हो, नमक की ज़रूरत सभी को है। तो ये एक ऐसा ग्रीवांस, ऐसा इशू था विच इज़ शेयर्ड बाय एवरीबडी, जो सभी शेयर करते थे। इसको रिलेट कर दिया गया जनरल डिज़ायर ऑफ फ्रीडम से। किसी की तरह ही हमारी डिज़ायर ऑफ फ्रीडम भी है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको फ्रीडम, आज़ादी चाहिए। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मार्च किया ओवर 240 माइल्स, साबरमती से लेकर कोस्टल टाउन दांडी तक, वेयर दे ब्रोक द गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंड ऑन द सी शोर। जहाँ पर उन्होंने सरकार का जो कानून था कि सिर्फ सरकार ही नमक बना सकती है, उसको ब्रेक किया। गांधी जी ने नमक बनाया। उन्होंने सी शोर, समुद्र किनारे जो नेचुरल सॉल्ट मिलता है, उसको गैदर किया, बॉयल किया सी वाटर को सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक पिक्चर आपको गिवन है। महात्मा गांधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ते हुए बाय पिकिंग अप अ लंप ऑफ नेचुरल सॉल्ट। 6 अप्रैल 1930 की ये पिक्चर है दांडी की। पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स। पीजेंट्स, किसानों ने, ट्राइबल्स, आदिवासी और वुमेन ने बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। एक बिजनेस फेडरेशन ने पब्लिश किए कुछ पैम्फलेट्स सॉल्ट इशू को लेकर। गवर्नमेंट ने कोशिश की क्रश करने की इस मूवमेंट को ब्रूटल एक्शंस के थ्रू, इन पीसफुल सत्याग्रहीज के अगेंस्ट। पीसफुल तरीके से लोग सत्याग्रह कर रहे थे, ब्रूटल तरीके से गवर्नमेंट उसको क्रश करने की कोशिश कर रही थी। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, हजारों लोगों को जेल भेज दिया गया। The combined struggle of the Indian people bore fruit when the Government of India Act of 1935 prescribed provincial autonomy। Important है। तो ये जो combined struggle था इंडियंस का, फाइनली इसका फल उन्हें मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास किया गया, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कही गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजंस व्हाइल रिमेनिंग विद इन अ फेडरेशन। उस टाइम पर प्रोविंसेस होते थे, जैसे आजकल स्टेट है। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में प्रोविंसेस को एक पावर दी गई कि अभी वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। प्रोविंसेस में अलग से गवर्नमेंट होगी, लेकिन फेडरेशन में रहते हुए डिसीजन लेंगे। मतलब कि फेडरेशन से अलग नहीं होंगे, अपनी खुद की अलग से कंट्री नहीं बनाएंगे। एक फेडरेशन था जिसके अंडर बहुत सारे स्टेट्स थे, जैसे इंडिया है, बहुत सारे स्टेट्स हैं। सो प्रोविंसेस में अभी खुद की गवर्नमेंट होगी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रिस्क्राइब किया गया। एंड द गवर्नमेंट ने अनाउंस किए इलेक्शंस ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। 1937 में इलेक्शंस अनाउंस हुए, इलेक्शन हुए। द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे, जिनमें से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी। In September 1939, after 2 years of Congress rule in provinces, सितंबर 1939 में जब कांग्रेस को 2 साल हो चुके थे प्रोविंसेस में रूल करते हुए, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है 1939 से लेकर 45 तक ये चलेगा। क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रेडी टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। क्योंकि इंडियंस भी, कांग्रेस भी हिटलर को क्रिटिसाइज करते थे,
तो उन्होंने कहा कि वो ब्रिटेन की हेल्प करेंगे इस वॉर एफर्ट में, उनको सपोर्ट करेंगे, बट इन रिटर्न दे वांटेड द इंडिया टू बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। लेकिन फिर वॉर के बाद, युद्ध के बाद आपको इंडिया को इंडिपेंडेंट करना होगा, हम आपकी हेल्प करेंगे, बदले में आप हमें आज़ाद करेंगे। ये प्रपोजल रखा ब्रिटिशर्स के सामने कांग्रेस ने। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड। इस डिमांड को कंसीड करने से, कंसिडर करने से, मानने से ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन प्रोटेस्ट। और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में कांग्रेस जो रूल कर रही थी प्रोविंसेस में, उसके मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। एक पिक्चर आपको दी है, 1931 पेरिस की पिक्चर है, सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी की। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920s। सरोजनी नायडू 1920 से के शुरुआत से ही नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थी। नायडू वॉज अ सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ दांडी मार्च। दांडी मार्च की भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थी। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1925। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट प्रेजिडेंट, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी ये, पहली भारतीय महिला जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन 1925। वैसे फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट थी, लेकिन वो इंडिया की नहीं थी, ब्रिटेन की थी। तो पहली इंडियन वुमेन 1925 में जो प्रेसिडेंट बनी वो थी सरोजनी नायडू। ओके, एक और पिक्चर दी है, क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त 1942 की। डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड विद द पुलिस एवरीवेयर। जब क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो जो लोग डेमोन्स्ट्रेट करने वाले थे हर जगह उनका क्लैश होता था पुलिस के साथ। मेनी थाउजेंड्स वर अरेस्टेड। हज़ारों को अरेस्ट किया गया। ओवर 1000 किल्ड, हज़ारों लोग इसमें मारे गए। एंड मेनी मोर वर इंजर्ड, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए। बोस एंड द INA, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी। ये पिक्चर गिवन है। सुभाष चंद्र बोस एक रेडिकल नेशनलिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, और गांधी जी का जो आइडिया था अहिंसा का, उसको वो मानते नहीं थे। दो ही रिस्पेक्टेड, हालांकि वो उनको एज फादर ऑफ द नेशन रिस्पेक्ट करते थे। इन जनवरी 1941 ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कैलकाटा होम। चुपचाप वो अपने कैलकाटा के घर को छोड़कर चले जाते हैं जनवरी 1941 में। सिंगापुर जाते हैं वाया जर्मनी, जहाँ पर वो आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी को रेज करते हैं टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल, इंडिया को फ्री कराने के लिए ब्रिटिश कंट्रोल से। 1944 में INA, उनकी जो आर्मी है आज़ाद हिंद फौज, वो ट्राई करती है इंडिया में एंटर करने का थ्रू इम्फाल एंड कोहिमा, लेकिन उनका ये कैंपेन फेल हो जाता है। INA के मेंबर्स को इम्प्रिजन किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, ट्राई किया जाता है। पीपल अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, इंडिया के जितने भी लोग थे सभी पार्टिसिपेट करते हैं इस मूवमेंट में अगेंस्ट द INA ट्रायल्स। इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनका जो ट्रायल चल रहा था उसके अगेंस्ट मूवमेंट होता है जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अभी नेक्स्ट है क्विट इंडिया एंड लेटर, भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद की बात। महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि अभी एक नया फेज आना चाहिए मूवमेंट में अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ब्रिटिशर्स एंगेज थे उसमें, तो उसके बीच में गांधी जी को लगा कि अभी एक नए फेज की ज़रूरत है मूवमेंट में अगेंस्ट द ब्रिटिश। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, ब्रिटिशर्स को अभी इंडिया को छोड़ना होगा। ही टोल्ड देम टू द पीपल, ही सेड, लोगों को उन्होंने कहा, डू और डाई, करो या मरो, इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के साथ एफर्ट करने में, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, लेकिन नॉन वायलेंटली फाइट करना है, वायलेंस नहीं करनी है। गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे उनको जेल भेजा गया, बट द मूवमेंट स्प्रेड, लेकिन ये मूवमेंट फैल चुका था और फैला। इट स्पेसिफिकली अट्रैक्टेड पीजेंट्स और जो यूथ थे उसको इस मूवमेंट ने बहुत अट्रैक्ट किया। हु गेव अप देयर स्टडीज़ टू ज्वाइन इट, स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी इसको ज्वाइन करने के लिए। कम्युनिकेशंस एंड सिंबल्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी वर अटैक्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में जो स्टेट के अथॉरिटी के सिंबल्स थे उनको और उनके कम्युनिकेशन के जो मीडियम थे उनको अटैक किया गया। बहुत सारे एरियाज़ में द पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट्स, लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बना ली। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन, पहला जो रिस्पॉन्स था ब्रिटिशर्स का, उन्होंने सीवियरली रिप्रेस करने की, दबाने की कोशिश की क्विट इंडिया मूवमेंट को। बाय द एंड ऑफ 1943 के एंड तक ओवर 90,000 पीपल वर अरेस्टेड, 90,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। अराउंड 1000 किल्ड इन पुलिस फायरिंग, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई पुलिस फायरिंग में। और बहुत सारे एरियाज़ में ऑर्डर दिए गए टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन से मशीन गन से लोगों पर गोलियां चलाने के। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली बॉट द राज टू इट्स नीज,
लेकिन रेबेलियंस ने फाइनली वो ब्रिटिश राज को उनके घुटनों पर ले आए। एक पिक्चर आपको गिवन है, जवाहरलाल नेहरू लिसन्स टू महात्मा गांधी बिफोर द बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस जुलाई 1946। जुलाई 1946 में बॉम्बे सेशन से पहले जवाहरलाल नेहरू बात कर रहे हैं महात्मा गांधी से। नेहरू गांधी जी के डिसाइपल थे, कांग्रेस सोशलिस्ट थे, इंटरनेशनलिस्ट थे और लीडिंग आर्किटेक्ट थे नेशनल मूवमेंट के और फ्री इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटी के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। मीनवाइल इन 1940 द मुस्लिम लीग हैड मूव्ड अ रेजोल्यूशन। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने डिमांड की इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स, कि मुस्लिम्स के कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होने चाहिए नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्ट और देश के वेस्ट हिस्से में। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। इस रेजोल्यूशन में अभी तक पार्टीशन की या फिर पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, सिर्फ इंडिपेंडेंट उन्हें स्टेट्स चाहिए थे। वाई डिड द लीग आस्क फॉर ऑटोनोमस अरेंजमेंट फॉर मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट की जरूरत क्यों लगी लीग को? चलिए पहले पिक्चर्स देखते हैं। ये फिगर आपको गिवन है, मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। मौलाना आज़ाद कांग्रेस कमेटी के दूसरे मेंबर्स के साथ सेवाग्राम की ये पिक्चर है 1942 की। आज़ाद मक्का में पैदा हुए थे, बंगाली फादर थे, अरब मदर थी, वेल वर्स थे, बहुत सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी। ये इस्लाम के स्कॉलर थे, एक्सपोनेंट थे ऑफ द नोशन ऑफ वहादते दीन। वहादते मीन एसेंशियल ऑफ वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये बिलीव करते थे सभी धर्मों की एकता में। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट थे गांधीयन मूवमेंट के एंड स्टॉन्च एडवोकेट थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। ही वॉज अपोज्ड द जिन्नास टू नेशन थ्योरी। जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को इन्होंने अपोज किया। ये एक और पिक्चर है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बात कर रहे हैं महात्मा गांधी से। गांधी जिन्ना टॉक्स के पहले 1944 की पिक्चर है। एक वेटरन सोशलिस्ट थे सी राजगोपालाचारी, लीडर थे सॉल्ट सत्याग्रह के साउथ में। सी राजगोपालाचारी पॉपुलरली, जिनको राजा जी के नाम से जानते हैं, ये 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी उसके मेंबर थे और फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द नेगोशिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1945 टू 47। 45 के बाद जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनको सक्सेसफुली यूनियन ऑफ इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए। पटेल एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, नाडियाड की, गुजरात से ये थे, और फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर थे फ्रीडम मूवमेंट के 1918 के बाद। पटेल ने सर्व किया प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना महात्मा गांधी के साथ बॉम्बे, सितंबर 1944 की पिक्चर है। जिन्ना एक एम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के 1920 तक। ये चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड रहे। जिन्ना ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया लखनऊ पैक्ट में। इन्होंने फिर से ऑर्गेनाइज किया मुस्लिम लीग को 1934 के बाद और एक मेजर स्पोक्स पर्सन बने फॉर डिमांड फॉर पाकिस्तान एक टू नेशन की थ्योरी के। सो टॉपिक पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए एक ऑटोनोमस अरेंजमेंट की बात क्यों कही, कि उन्होंने ये क्यों कहा कि उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। सो लेट 1930 से लीग ने शुरू कर दिया व्यूइंग द मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन। वो मुस्लिम्स को एक सेपरेट नेशन की तरह देखते थे, हिंदू से अलग। इन डेवलपिंग दिस नोशन, ये नोशन डेवलप कैसे हुआ? इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन द 1920s एंड 1930s। 1920s और 30s में बहुत टेंशन था मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में, तो शायद उसने इन्फ्लुएंस किया हो मुस्लिम लीग को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे 1937 में, हमने देखा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके बाद इलेक्शन हुए 11 में से 7 जो प्रोविंशियल स्टेट्स हैं उनमें कांग्रेस जीती थी। तो प्रोविंशियल इलेक्शन के बाद सीम टू हैव कन्विंस द लीग कन्विंस हो गई कि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, क्योंकि मुस्लिम लीग जीती नहीं थी कहीं पर, एंड दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। और इंडिपेंडेंस के बाद डेमोक्रेसी में उनका एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड। उनको लगा कि शायद कभी एक ऐसा भी टाइम आए
कि मुस्लिम्स अनरिप्रेजेंटेड रह जाए, कोई उनको रिप्रेजेंट करने वाला ही ना हो. द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग्स डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो अनॉयड द लीग. अभी कांग्रेस ने लीग ने एक डिजायर, एक इच्छा, प्रपोजल रखा था कांग्रेस के सामने कि वो यूनाइटेड प्रोविंस में दोनों एक जॉइंट गवर्नमेंट बना लेते हैं. जॉइंट गवर्नमेंट जैसे आजकल कोलिजन की गवर्नमेंट होती है, लीग और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते हैं. कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इससे भी लीग अनॉयड थी. द कांग्रेस फेलियर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस इन द 1930s में कांग्रेस फेल रही. वो मुस्लिम मासेस को मोबिलाइज नहीं कर पाई, अपने फेवर में नहीं कर पाई. तो लीग ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और अपने सोशल सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाया. इट sought to enlarge the support in the early 1940s when most Congress leaders were in jail. 1940s के स्टार्टिंग में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की वजह से बहुत सारे जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो जेल में थे, तो उस टाइम पर ये इनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लीग का. वॉर के एंड में जब 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ब्रिटिश ने ओपन किया नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग. कांग्रेस और लीग को बैठाकर बात की फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, कि इंडिया को किस तरीके से इंडिपेंडेंट किया जाए. द टॉक्स फेल्ड, सभी बातचीत फेल रही, बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज अ सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स. क्योंकि लीग को लगता था कि हम ही हैं जो इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं, हम ही उनके सोल अकेले स्पोक्स पर्सन हैं. कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका क्लेम था कि बहुत सारे मुस्लिम्स अभी भी कांग्रेस के सपोर्ट में हैं. फिर इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस में, फिर से इलेक्शन हुए 1946 में, एंड कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या मतलब है? इलेक्शन के वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर कोई रिजर्वेशन ना हो फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी. जो सीट्स किसी के लिए रिजर्व नहीं होती उनको बोलते हैं जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वहाँ पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो लीग थी उन्होंने एंड द लीग्स सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टेक्युलर. जो सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए वहाँ पर लीग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. तो लीग को लगने लगा अगर चीज़ें हमारे लिए होगी, सिर्फ एक ऐसा स्टेट हो जहाँ पर मुस्लिम्स ही वोट करे, मुस्लिम्स के लिए वो सीट रिजर्व हो, तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. अगर जनरल रहेगा, सब कुछ सभी के लिए ओपन रहेगा, तो फिर उसमें कभी भी वो सामने कांग्रेस के सामने जीतना उनका मुश्किल है क्योंकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं. इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान की डिमांड को वो रखते रहे. मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर का एक मिशन भेजा दिल्ली में एग्जामिन करने के लिए कि ये डिमांड क्या है और सजेस्ट करने के लिए एक सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फ्री इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए. इस मिशन ने सजेस्ट किया कि इंडिया यूनाइटेड ही रहेगा, मतलब कि पार्टीशन नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूट करेगा अपने आप को एज लूज फेडरेशन. कुछ अथॉरिटी दे देगा मुस्लिम्स को जहाँ पर वो मेजॉरिटी में है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में. बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस. लेकिन कांग्रेस को ये ठीक नहीं लगा, वो इससे अग्री नहीं थी. मुस्लिम लीग अग्री था कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स से ऑफ द प्रपोजल. पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल. पार्टीशन अभी होना ही था. आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये जो कैबिनेट मिशन आया था इसके फेलियर के बाद द मुस्लिम लीग डिसाइडेड ऑन मास एजिटेशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड. मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि अभी वो मास एजिटेशन करेगी उनकी जो पाकिस्तान की डिमांड है उसको जीतने के लिए. उसने अनाउंस किया 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे. इस दिन बहुत सारे राइट्स, दंगे हुए कैलकाटा में लास्टिंग सेवरल डेज, जो कुछ दिनों तक चले, जिसमें हज़ारों लोगों की डेथ हो गई. मार्च 1947 में ये जो वायलेंस है ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैल गया. मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड. कई हज़ारों लोगों की डेथ हो गई इसमें. वुमेन को बहुत सारी ब्रुटैलिटी को फेस करना पड़ा पार्टीशन के टाइम पर. मिलियन ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली फ्रॉम देयर होम्स. मिलियंस ऑफ पीपल को उनके घरों से भागना पड़ा. टॉर्न असंडर फ्रॉम देयर होमलैंड, टॉर्न अपार्ट, उनके होमलैंड से दूर जाकर. दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजी इन एलियन लैंड्स. दूसरी जगहों पर जाकर उनको रिफ्यूजीज की तरह रहना पड़ा. एक पिक्चर भी आपको गिवन है. रिफ्यूजीज फ्रॉम रायट टॉन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली. रायट्स के जो एरिया थे पंजाब में, वहाँ से लोग गैदर हुए हैं न्यू दिल्ली में इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड. शेल्टर और फूड की तलाश में. कहने का मतलब है जो पार्टीशन था बहुत ही पेनफुल पार्टीशन था. पार्टीशन ऑल्सो मेंट दैट इंडिया चेंज. पार्टीशन का मतलब था कि अभी इंडिया चेंज हो जाएगा, इसकी बहुत सारी सिटीज़ चेंज होगी, एक नई कंट्री पाकिस्तान वॉज बॉर्न.
सो द जॉय ऑफ आर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जहाँ पर एक जॉय था, खुशी थी कि ब्रिटिश रूल से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं. इट केम मिक्सड विद पेन एंड वायलेंस ऑफ पार्टीशन, ये इसके साथ पेन और वायलेंस भी था पार्टीशन का. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.